Good morning students, I am Manish Gupta from Shiv Jyoti Educational Group. Today we will study Indian Sociologist Chapter 5 Part 3. बेटा इससे पहले वाले जो पार्ट था उसके अंदर हमने जो घूरे थे, जीएस घूरे, अदर्स अलग अलग इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो हुए थे उनके आइडियाज के बारे में स्टडी करी थी. अभी भी कुछ सोशोलॉजिस्ट हैं जो हमारी कोर्स में हैं, एम एन श्रीनिवासन, उनके डीपी मुखर्जी एटसेट्रा. तो उनके इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या व्यूज आए, कैसे वो डेवलप हुए, उसके बारे में हम स्टडी यहाँ से करेंगे. तो डीपी मुखर्जी ऑन ट्रेडिशन एंड चेंजेस. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि डीपी मुखर्जी इट वॉज थ्रू हिज डिससेटिस्फैक्शन विद इंडियन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स दैट डीपी टर्न टू सोशोलॉजी. यानी सबसे पहले उनकी जो एडुकेशन थी वो रिलेटेड हिस्ट्री से रिलेटेड थी, इंडियन हिस्ट्री से, इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर ज़्यादा थोड़ा सा जोर था, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड. अल्टीमेटली उनका मेन अट्रैक्शन किसके ऊपर आया? इंडियन सोशियोलॉजी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर उनका मेन अट्रैक्शन था. ही फेल्ट वेरी स्ट्रांगली दैट द क्रूशियल डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इंडिया वॉज इट्स सोशल सिस्टम. तो उनका ये मानना था कि जो इंडियन सोशल सिस्टम है वो ही जो यानी आप कह सकते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो भारत का एक डिस्टिंक्टिव फीचर है. यानी जो इंडियन सोशल सिस्टम यानी जो हमारे समाज की व्यवस्था है, कास्ट के रूप में डिवाइडेड है, क्रीड के रूप में डिवाइडेड है, रिलीजन के बेसिस के ऊपर है, जो अलग अलग वाली सोशल सिस्टम है वो हमारे समाज की एक मुख्य विशेषता है. देयरफॉर इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर ईच सोशल साइंस टू बी रूटेड इन दिस कॉन्टेक्स्ट. तो यहां पर ये कहता है कि इसलिए कि ये जरूरी है कि ईच सोशल साइंस, बेटा एक वर्ड आया है सिंबल, यानी वैसे सोशल साइंस इज ए सब्जेक्ट. तो ईच सोशल साइंस यानी हर एक जो कास्ट है, क्रीड है, क्लास है, उसके बारे में स्टडी करना, दैट इज ईच सोशल साइंस. उसके बारे में बता रहा है ये कि ये प्रत्येक जो मतलब सोशल साइंस है उसके लिए जरूरी है कि वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट से उसका लिंक जुड़ा रहे. यानी इन सारी चीजों को हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट के रूप में इनको आगे देखें. तो फॉर मिस्टर मुखर्जी दिस स्टडी ऑफ ट्रेडिशन वाज नॉट ओरिएंटेड ओनली टुवर्ड्स द पास्ट. तो डीपी कहते थे कि भाई ये जो स्टडी है, ट्रेडिशन वाज नॉट ओरिएंटेड ओनली टुवर्ड्स द पास्ट. यानी जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, उसका लिंक कोई पास्ट से ही नहीं है, बल्कि वहां पर कहता है ये बट आल्सो इंक्लूडेड सेंसिटिविटी टू चेंजेस. यानी जो परंपराएं जो चली हुई आ रही है, जो ट्रेडिशन चला हुआ आ रहा है, पास्ट से वही नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो समय के साथ में जो चेंजेस आते गए, सेंसिटिव चेंजेस आते गए, वो चेंजेस भी इसके अंदर इंक्लूड है. यानी उन ट्रेडिशंस को एक तरह से क्या कर दिया गया है? मॉडिफाइड कर दिया गया है. तो ही बिलीव दैट क्या कि दैट सोशियोलॉजिस्ट शुड लर्न एंड be familiar with both high and low Sanskrit, Persian और Arabic, but also local dialects. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि भाई उनका मानना था कि जो सोशलिस्ट है उसको, अब सोसाइटी के अंदर आप जा रहे हैं, हर सोसाइटी के लोग हैं जो अलग अलग तरह की लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, डायलेक्ट्स को यूज कर रहे हैं. तो उस बेस के ऊपर वो कह रहा है कि जो सोशोलॉजिस्ट है उसको केवल है जो हाई लैंग्वेज या लो लैंग्वेज के कल्चर को नहीं सीखना है, बल्कि जो लोकल डायलेक्ट्स है, बोलियां हैं, उन डायलेक्ट्स के बारे में भी उसको स्टडी करना जरूरी है. डीपी पॉइंटेड आउट द रूट मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रेडिशन इज टू ट्रांसमिट इट्स संस्कृत इक्विवेलेंट आर ईदर परंपरा, दैट इज सक्सेशन और इतिहास विच कम्स फ्रॉम द सेम रूट एज इतिहास और हिस्ट्री. तो यहां पर भी ये कहता है कि भाई ये जो चीज़ें जो आई हैं, रूट मीनिंग जो वर्ड है ट्रेडिशन एक तरह से बदला हुआ है, ट्रांसमिट किया गया है. संस्कृत में इसको हम परंपरा का नाम दे सकते हैं, इतिहास का नाम दे सकते हैं. यानी एक तरह से जो ट्रेडिशन है वो पर्टिकुलर
एक चीज से डेवलप हुआ, बल्कि ये हिस्ट्री से चली हुई एक आई हुई एक सीरीज है जिसको कि एक तरह से आगे बढ़ाया गया है। द मोस्ट कॉमनली साइटेड इंटरनल सोर्स ऑफ चेंज इन वेस्टर्न सोर्स हैज नॉट बीन एज इफेक्टिव इन इंडिया। तो यहां पर ये कहता है कि जो सोसाइटी है, वेस्टर्न सोसाइटी है, उसके अंदर मेन चीज किसके ऊपर जोर दिया गया कि जो सोसाइटी के अंदर, वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर जो इंटरनल चेंजेस आते जा रहे हैं, और उसका सबसे जो मेन सोर्स है वो क्या है, इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था है उसका मेन चेंज, जिसकी वजह से चेंजेस आते गए। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको देखें तो इकोनॉमिक चेंजेस के बेस के ऊपर सोसाइटी को बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई है। यानी वी कैन से दैट इट इज नॉट सो इफेक्टिव इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, बहुत ज्यादा कोई इफेक्टिव नहीं हुआ। तो डीपी बिलीव दैट हैड बीन स्मूथेड एंड कवर्ड बाय कास्ट ट्रेडिशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट वेयर न्यू क्लास रिलेशन हैड नॉट येट इमर्ज वेरी शार्पली। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो देखता है कि जो क्लास के अंदर जो एक तरह से स्ट्रगल्स क्रिएट होता है, वो जो क्लास स्ट्रगल है वो किसके बेस के ऊपर क्रिएट हो रहा है, आपका आपस के अंदर ये चीज कास्ट स्ट्रगल के बेस के ऊपर इवॉल्व हो रही है। यानी भारत के अंदर, इंडिया के अंदर ये जो चीज जातीय परंपराएं हैं, वर्ग संघर्ष से प्रभावित होता है। जातीय यानी वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल जो है वो कास्ट ट्रेडिशन से इफेक्टिव होता है, और धीरे धीरे उसको अपने के अंदर ही क्या कर लेता है, इंक्लूड कर लेता है। तो बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग ही कंक्लूडेड दैट वन ऑफ द फर्स्ट टास्क फॉर ए डायनेमिक इंडियन सोशियोलॉजी वुड बी to provide an account of the internal non-economic cause of change। तो यहां पर ये कह रहा है कि इस बेस के ऊपर उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो भी मतलब है, जो डायनेमिक इंडियन टास्क है सोशियोलॉजी का, वो क्या है कि एक इंटरनल और नॉन इकोनॉमिक जो कॉजेज है, चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उनकी स्टडी पहले की जाए, जिसके बेस के ऊपर सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आते जा रहे हैं उनको एक सीरीज के अंदर बनाया जा सके। तो डीपी बिलीव दैट देयर वर 3 प्रिंसिपल्स। तो डीपी बिलीव दैट देयर वर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ चेंजेस रिकॉग्नाइज्ड इन इंडियन ट्रेडिशन। तो डीपी को क्या बिलीव था कि 3 प्रिंसिपल है जो कि इंडियन ट्रेडिशन को एक तरह से बताते हैं। तो एक तो है श्रुति, स्मृति एंड अनुभव। तो बेटा तीनों वर्ष हिंदी के, तो यार ये प्रिंसिपल है जिसके बेस के ऊपर इंडियन ट्रेडिशन क्या हुआ, आगे बढ़ा है। तो कौन कौन से हैं वो, श्रुति, स्मृति एंड अनुभव। द मोस्ट important principle of change in Indian society was generalized अनुभव or the collective experience of group। तो यहां पर ये कहता है कि जो सबसे इंडियन सोसाइटी के अंदर सबसे जो मेन जो प्रिंसिपल है जो काम करता है वो है अनुभव, यानी एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस किसका, ग्रुप के मेंबर्स के साथ ले रहते हुए जो आप गेन करते हैं, अनुभव जो आप गेन करते हैं, दैट इज अनुभव। तो मिस्टर मुखर्जी एम्फेसाइज्ड दैट दिस वन was true not only of Hindu but also of Muslim culture in India। अब यहाँ पर डीपी मुखर्जी कहते हैं कि ये जो ट्रेडिशन है, कस्टम है, जो चला हुआ आ रहा है, अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरफ से प्रेम है, भक्ति है, सद्भाव है, इस चीज़ को डेवलप किया। कई सारे है जो इसके अंदर जो हाई ट्रेडिशंस थे वो स्मृति के बेस के ऊपर आगे बढ़े, श्रुति के बेस के ऊपर आगे बढ़े, लेकिन ये जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस थे उनको कुछ चैलेंज नहीं कर पाए थे। जस्ट लाइक जैसे कि भक्ति मूवमेंट का इसने एग्जाम्पल दिया। अब भक्ति मूवमेंट के अंदर हिंदू सूफी, हिंदू सेंट भी थे, तो मुस्लिम के अंदर सूफीज हुए।
तो यहां पर ये कह रहा है कि भाई जो मुखर्जी ने क्या है कि ये जो ट्रेडिशन है, जो चली हुई आ रही चीज है, वाज ट्रू नॉट ओनली ऑफ हिंदू, केवल हिंदुओं के लिए ये सही नहीं था, बल्कि आल्सो ऑफ मुस्लिम कल्चर इन इंडिया, मुस्लिम कल्चर को भी इसने इंडिया में इफेक्टेड किया। इन इंडियन इस्लाम, पर्टिकुलर इंडियन इस्लाम का मतलब जो इंडिया के अंदर रहते हुए जो इंडियन मुस्लिम संत थे, जिनको सूफी कहा जाता था, उसके बारे में बता रहा है ये कि द सूफीज हैव स्ट्रेस्ड लव एंड एक्सपीरियंस। उन्होंने भी किसके ऊपर जोर दिया? प्रेम के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर उन्होंने जोर दिया, ना कि किसके कोई हॉली टेक्स्ट, कोई पवित्र किताबें, गीता, रामायण, कुरान, उनको उन्होंने ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया। उन्होंने किस चीज के ऊपर जोर दिया? यानी सब मिलजुल करके रहे, प्रेम भाव से रहे, उस चीज के ऊपर उन्होंने जोर दिया। एंड हैव बीन इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस, और ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जिसके की बेस के ऊपर सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाया जा सकता है। तो यहां पे कहता है कि भाई इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज नॉट ओनली वेयर डिस्क्लूसिव रीजन, तो डीपी इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज नॉट वेयर द डिस्क्लूसिव रीजन, बुद्धि विचार इज द डोमिनेंट फोर्स फॉर चेंजेस। तो यहां पर ये कह रहा है कि भाई जो चीजें हैं, डीपी के ने किसके ऊपर जोर दिया? बुद्धि विचार इज द डोमिनेंट फोर्स, यानी लोगों को अपने सोचने समझने की शक्ति को डेवलप करने चाहिए, और उसके बेस के ऊपर अगर वो चीज डेवलप होती है, बुद्धि विचार से अगर किसी को काम करते हैं, तो सोसाइटी के अंदर चेंजेस आते हैं। और किस बेस के ऊपर? अनुभव एंड प्रेम, एक्सपीरियंस एंड लव हैव बीन हिस्टोरिकली सुपीरियर एज एजेंट ऑफ चेंज। यानी ये दो चीजें, ये बहुत हिस्ट्री से आप देख लीजिए, यानी प्रेम और अनुभव के बेस के ऊपर ही सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाया जा सकता है। So D.P. Mukherjee's views on tradition and changes led him to criticize all instances of unthinking borrowing from Western intellectual tradition. तो यहां पर यह कह रहा है कि डीपी मुखर्जी बताते हैं कि जो ट्रेडिशन और चेंजेस के जो आइडियाज थे, जो कि हमने बिना सोचे समझे वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट कर लिया, उसकी वो एक तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। यानी बिना सोचे समझे हमने वेस्टर्न साइंस को अडॉप्ट किया, उन परंपराओं को, ट्रेडिशन को अडॉप्ट करा, तो वो एक तरह से जो डेवलपमेंट के बेस के ऊपर जो था प्लानिंग थी, उसका उन्होंने क्या की थी? क्रिटिसाइज की थी। तो ट्रेडिशन वॉज नीदर टू बी वर्शिप नॉर इग्नोर्ड, यानी जो ट्रेडिशन है, जो चला हुआ आ रहा है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी कि एक तरह से उसको अपने सत्य मान लिया, यानी जो चीज है वो यही होगी, यानी उसकी पूजा की जाए। और ये तो यहां पर ये कहता है कि ट्रेडिशन ऐसी कोई चीज है जिसको कि आप वर्शिप भी करें, ना ही आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कि मॉडर्न, जस्ट एज मॉडर्निटी वाज नीडेड बट नॉट टू बी ब्लाइंडली अडॉप्टेड। तो जैसे उन्होंने बताया कि जिस तरह से मॉडर्निटी को बनाए रखना जरूरी है, मॉडर्निटी के बेस के ऊपर जो चेंजेस आ रहे हैं उनको अडॉप्ट करना जरूरी है, उसी तरीके से जो ट्रेडिशन है उसको भी बनाए रखना जरूरी है। लेकिन जो मॉडर्निटी को लाना तो जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका अंधाधुंध बेस के ऊपर उसको जब चाहे जो उस बेस के ऊपर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। यानी मॉडर्निटी के बेस के ऊपर ही जो सोसाइटी को जो चीज डैमेज करती है उसको हटाया जाए। तो A.R. देसाई दूसरे फिलोसोफर थे, इज वन ऑफ द रेयर इंडियन सोशलिस्ट हु वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स एज ए फॉर्मल मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। वो भी एक इंडियन सोशलिस्ट थे जो कि डायरेक्टली किसके अंदर इन्वॉल्व हुए? पॉलिटिक्स के अंदर एज ए फॉर्मल मेंबर, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्मल मेंबर थे। अब किस पॉलिटिकल पार्टी के? बेटा कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे स्टार्टिंग के अंदर। तो देसाई was a lifelong Marxist and became involved in Marxist politics during his undergraduate days at Baroda, though he later resigned from his membership of the Communist Party of India. तो जो देसाई जो थे
देसाई वाज ए लाइफ लॉन्ग, यानी पूरे जीवन भर से लेकर के आगे तक वो क्या रहे, मार्क्सिस्ट रहे और कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स के अंदर ही इन्वॉल्व रहे। मार्क्सिस्ट पॉलिटिक्स का मतलब ही कम्युनिस्ट से है। ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएट डेज, यानी जब ग्रेजुएशन में नहीं तो उससे पहले से ही वो बड़ौदा के अंदर, दो ही लेटर रिजाइन फ्रॉम हिज मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बाद में उन्होंने उससे अपना रेजिग्नेशन दे दिया कम्युनिस्ट पार्टी से। अब उसके बाद में ये इंडियन सोशोलॉजी जो डिपार्टमेंट था जिसको जीएस घुरे ने एस्टेब्लिश किया था बॉम्बे के अंदर, उनके अंडर के अंदर आकर के ये स्टडी करने लगे और वहां पर फिर से इन्होंने अपना प्रोसेस चालू किया किस चीज का, सोशलिस्ट बनने का, और स्पेशली इंडियन सोसाइटी के ऊपर इन्होंने रिसर्च वगैरह किया था। ही रॉट हिज डॉक्टरल dissertation on the social aspects of Indian nationalism and was awarded the degree in 1946. उन्होंने अपनी थीसिस वगैरह भी लिखी थी इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर और इस डिग्री को 1946 के अंदर क्या दिया गया, अवार्ड दिया गया। जो उनकी थीसिस थी, his thesis was published in 1948 as the social background of Indian nationalism, नेम में बिठाई है, which is probably his best known work। 1948 के अंदर ये उनकी थीसिस डेवलप हुई थी जो कि उनके सबसे अच्छे वर्क के अंदर से मानी गई। अब आता है अपना AR देसाई का जो व्यूज थे स्टेट को लेकर के क्या थे। तो द मॉडर्न कैपिटलिस्ट स्टेट वाज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट थीम दैट इंटरेस्टेड AR देसाई। जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट स्टेट थे और वाज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट थीम्स दैट इंटरेस्टेड AR देसाई, जिसके बेस के ऊपर AR देसाई उसकी तरफ क्या हुए थे, अट्रैक्ट हुए थे। तो क्या यहां पे कह रहा है कि जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट स्टेट है ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था और इस सब्जेक्ट के अंदर AR देसाई का इंटरेस्ट था और वो इसकी तरफ आगे बढ़े। तो यहां पे कह रहा है कि भाई एज ऑलवेज, यानी हमेशा की तरह, हिज अप्रोच टू हिज इशू वाज फ्रॉम ए मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। तो यहां पर भी जो उनका जो व्यूज थे, जो उनकी दृष्टिकोण था, वो क्या किसको लेकर के था, मार्क्सिस्ट के हिसाब से उन्होंने इस चीज को अडॉप्ट किया था। उसके बाद उन्होंने एक ऐसे लिखा था, द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट। देसाई प्रोवाइड ए डिटेल्ड क्रिटिक्स ऑफ दिस नोशन एंड पॉइंट्स टू बी मैनी शॉर्टकमिंग्स। तो उन्होंने बहुत डिटेल इसकी स्टडी किया और कई सारी जो उसकी शॉर्टकमिंग्स थी उस शॉर्टकमिंग्स को इसने पॉइंट आउट किया था। तो बेटा देसाई आइडेंटिफाइज द फॉलोइंग यूनिक फीचर्स ऑफ द वेलफेयर स्टेट। अब देसाई जो AR देसाई थे उन्होंने कहा यार वेलफेयर स्टेट की हम बात कर रहे थे, आखिर वेलफेयर स्टेट होगा क्या। तो देसाई कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट इज ए पॉजिटिव स्टेट, यानी जो वेलफेयर स्टेट है पॉजिटिव स्टेट है, जिसका मीनिंग क्या बताते हैं ये कि दैट अनलाइक द लेजेंस-फेयर of classical liberal political theory, the welfare state does not seek to do only the minimum necessary to maintain law and order। यानी इसका मीन्स क्या बताता है कि जो लिबरल पॉलिटिक्स है और उसका जो कल्चरल प्रिंसिपल है लेसेस फेयर, उससे ये बिल्कुल क्या है, अलग है। तो यहां पर ये कहता है कि जो वेलफेयर स्टेट है वो केवल सीक टू डू ओनली द मिनिमम नेसेसरी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी केवल वो जरूरी चीज ही है, ये नहीं जिसके बेस के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को ही मेंटेन करे, यानी वही चीज नहीं होती जिसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को ही मेंटेन किया जा सके। बल्कि यहां पे कह रहा है कि बट आल्सो द वेलफेयर स्टेट इज एन इंटरवेनिस्ट स्टेट एंड एक्टिवली यूजेज इट्स considerable power to design and implement social politics for the betterment of a society। तो इसका काम ये कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना नहीं है, बल्कि ये जो क्या बोलते हैं जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए जो सोशल पॉलिसीज हैं उनको भी तैयार किया जाए
उनको इंप्लीमेंट किया जाए, और जो उसके पास पावर है उस पावर को यूज में लेकर के वो एक इसको पॉजिटिव वे के अंदर काम कराए। सेकंड कहता है कि द वेलफेयर स्टेट इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट। ठीक है, अगर वेलफेयर स्टेट है उसके लिए भी कहते हैं कि एसेंशियल है, फीचर है कि बहुत डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी वॉज कंसिडर्ड एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द इमरजेंस ऑफ द वेलफेयर स्टेट। यानी वेलफेयर स्टेट की हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते बिना डेमोक्रेसी के। वो इमर्जी कब होगा? जब सोसाइटी डेमोक्रेटिक होगी, कंट्री डेमोक्रेटिक होगा। तो बेटा कई बार कह चुका हूं मैं यहां पर कि स्टेट का मतलब वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात से नहीं है। दीज आर द प्रोविंसेस, और ये स्टेट का मतलब यहां पर हम लेते हैं कंट्री से। तो फॉर्मल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, स्पेशली मल्टी पार्टी इलेक्शन, वर थॉट टू बी ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ द वेलफेयर स्टेट। तो यहां पर यह कह रहा है कि जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है फॉर्मली, उनके लिए वहां पर क्या हो? मल्टी पार्टी इलेक्शन। यानी रीजनल पार्टी आल्सो टुक पार्ट इन द इलेक्शन, वो भी ले हुए पार्ट। चाइना की तरह नहीं जहां पर कि एक सिंगल पार्टी सिस्टम है, या यूएसए और यूके की तरह नहीं जहां पर कि केवल एक बाई पार्टी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। यह हम बात करें यहां पर मल्टी पार्टी, यानी रीजनल पार्टी, छोटी मोटी पार्टियां वो भी इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें। What thought to be defining feature of the welfare state? तो इसने बताया कि मल्टी पार्टी जो सिस्टम है उसको मेन फीचर है किसका? डेमोक्रेटिक स्टेट का। यहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, और रीजनल पार्टी भी है, और नेशनल पार्टी भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। ए वेलफेयर स्टेट इन्वॉल्व्स ए मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये थर्ड चीज किसके ऊपर आते हैं? इकोनॉमिक बेस के ऊपर। अब मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर इसने दो चीजों को डिफाइन किया, एक तो वर्किंग क्लास के लिए और एक कैपिटलिस्ट। लेकिन हम वर्किंग क्लास को इसने साइडलाइन कर दिया। यहां पर एक तो इसने कैपिटलिस्ट को लिया प्राइवेट, और दूसरा इसने स्टेट फंडिंग को लिया है। तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी मींस द इकोनॉमी वेयर बोथ प्राइवेट कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस एंड स्टेट और पब्लिकली ऑन एंटरप्राइजेस को एग्जिस्ट, यानी जहां पर कि प्राइवेट कंपनियां भी और गवर्नमेंट के थ्रू जो कंपनी रन कर रही है वो साथ में रहे। तो ए वेलफेयर स्टेट डज नॉट सीक्स टू एलिमिनेट द कैपिटलिस्ट मार्केट। तो यहां पर कहता है कि भाई जो कैपिटलिस्ट के मार्केट को बिल्कुल खत्म नहीं कर देता वेलफेयर स्टेट, यानी जहां पर केवल गवर्नमेंट का ही राज चले, वो साथ में कैपिटलिस्ट को भी आगे बढ़ाता है। द स्टेट सेक्टर कंसंट्रेट्स ऑन बेसिक गुड्स, यानी जो बेसिक चीजें हैं वो किसके थ्रू प्रोवाइड कराई जाए? गवर्नमेंट के थ्रू। लाइक आपकी एजुकेशन है, हेल्थ है, आपका इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, एटसेट्रा, ये सारी चीजें। तो द स्टेट सेक्टर कंसंट्रेट ऑन बेसिक गुड्स एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया, वाइल प्राइवेट इंडस्ट्री डोमिनेट्स द कंज्यूमर गुड्स, यानी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो सारी चीजें किसके पास जाए? प्राइवेट के पास में। तो ये दोनों के बेस के ऊपर इनको आगे बढ़ाया गया। तो देसाई then goes on to suggest some test criteria against which the performance of the welfare state। अब इस बेस के ऊपर देसाई ने अपना एक क्राइटेरिया डिसाइड किया कि भाई ये जो वेलफेयर स्टेट है, तो यूके है, यूएसए है और जर्मनी है, जो भी आपके डेवलप्ड कंट्रीज है, क्या वो वेलफेयर स्टेट है? उसके बारे में उसने अपने क्राइटेरिया बनाया। तो यहां पर ये कहता है कि डज द वेलफेयर स्टेट एंश्योर फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, यानी जो वेलफेयर स्टेट है वहां पर क्या गरीबी खत्म हो गई, सोशल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया, एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल इट्स सिटीजन, सारे वहां पे जो लोग रहे सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड है? एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया उन्होंने इस चीज के ऊपर। उसके बाद में कहता है डज द वेलफेयर स्टेट रिमूव इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, यानी वहां पर इनकम के बेस के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वहां पर कोई गरीब आदमी नहीं है। तो थ्रो मेजर्स टू रिडिस्ट्रीब्यूट इनकम फ्रॉम द रिच टू पुअर, क्या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे कि जो अमीर लोग हैं, रिच पीपल है, उनकी दौलत लेकर के, पैसा लेकर के उनका गरीबों को दे दिया जाए? एंड
बाय प्रिवेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। इस चीज को भी उन्होंने कंसंट्रेट किया है, रोका है, इसके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो डज द वेलफेयर स्टेट ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी इन सच ए वे दैट द कैपिटलिस्ट प्रॉफिट मोटिव इज मेड सबसर्वाइंट टू द रियल नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। तो यहां पर ये कहता है कि जो वेलफेयर स्टेट ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी किया, उसने अपनी इकोनॉमी को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है कि जो कैपिटलिस्ट है, जिनका की मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, क्या वो वास्तव में कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए वर्क करेंगे? तो यहां पर डज द वेलफेयर स्टेट एंश्योर स्टेबल डेवलपमेंट फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ द इकोनॉमिक बूम्स एंड डिप्रेशन। तो यहां पर ये कह रहा है कि जो वेलफेयर स्टेट एंश्योर स्टेबल डेवलपमेंट फ्री फ्रॉम द साइकिल, यानी इकोनॉमिक बूम और डिप्रेशन जो आ रहा है उससे बिल्कुल फ्री होंगे। क्या डज इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, यानी जो वेलफेयर स्टेट से वहां पे कोई बेरोजगार नहीं होगा। ये उन्होंने उनके ऊपर वेलफेयर स्टेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो इन क्राइटेरियाज को यूज करते हुए देसाई एग्जामिन्स द परफॉर्मेंस ऑफ दोज स्टेट दैट आर मोस्ट ऑफन डिस्क्राइब्ड एज वेलफेयर स्टेट सच एज ब्रिटेन, यूएसए एंड मच ऑफ यूरोप एंड फाइंड्स देयर क्लेम्स टू बी ग्रेटली एक्सक्रेडिटेड। Thus, most modern capitalist states, even in the most developed countries, fail to provide minimum levels of economic and social security to all their citizens. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यही सारे क्राइटेरियाज को, उनकी परफॉर्मेंस को ध्यान में देखते हुए उन्होंने क्या किया, इसको क्या डिस्क्राइब किया, यानी जो आपके जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, लाइक जैसे कि ब्रिटेन है, यूएसए है, या यूरोप के जो दूसरे कंट्रीज थे, क्या वो इस जो क्लेम्स किए जा रहे थे उनके ऊपर खरा उतर रहे हैं? तो 10 मोस्ट मॉडर्न कैपिटलिस्ट स्टेट इवन इन द, जो कह रहा है कि अधिकतर जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो लोगों को अपनी जो बेसिक नीड्स की चीजों को प्रोवाइड कराने के अंदर एक तरह से क्या हुए, फेल हुए। तो देसाई कंक्लूड दैट द नोशन ऑफ द वेलफेयर स्टेट इज समथिंग ऑफ ए वेब। तो इसलिए क्लियर कह दिया कि जो वेलफेयर स्टेट की आप जो परिकल्पना करते हैं, मानते हैं वेलफेयर स्टेट, ये एक भ्रम है, मिथ है, टोटल कोई वेलफेयर स्टेट नहीं है। ना तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ना अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इवन अंडर कम्युनिज्म, आर्ग्यूइंग स्ट्रांगली दैट पॉलिटिकल लिबर्टी द रूल ऑफ लॉ मस्ट बी अपहेल्ड इन ऑल जेन्युइन सोशलिस्ट स्टेट। तो इन्होंने किस चीज के ऊपर जोर दिया? इंपॉर्टेंस डेमोक्रेसी के ऊपर जोर दिया, जिसके की बेस के ऊपर जो कि कम्युनिज्म के अंदर भी arguing strongly that political liberties and the rule of law must be upheld, यानी डेमोक्रेसी के अंदर चाहे कम्युनिस्टवाद हो चाहे किसी भी हो, उसके अंदर पॉलिटिकल लिबर्टी लोगों को ज्यादा से ज्यादा दी जाए और उसके बेस के ऊपर ही सोशल स्टेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब आता है अपना एमएन श्रीनिवास। जो श्रीनिवासन जो थे एक बेस्ट इंडियन सोशलिस्ट थे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा से। एमएन श्रीनिवासन उन्होंने 2 डॉक्टरेट की डिग्री गेन करी थी, एक बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, दूसरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। बहुत बड़ी बात थी। श्रीनिवास वाज ए स्टूडेंट ऑफ घुरे एट बॉम्बे, ये भी जीएस घुरे के स्टूडेंट थे। तो श्रीनिवास इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशन वाज ट्रांसफर्ड बाय द इयर्स स्पेंट एट द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी इन ऑक्सफोर्ड, यानी उनका जो बौद्धिक विचार थे, इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशन था, वो कहां से बदला? जब वो ऑक्सफोर्ड के अंदर सोशल एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर स्टडी कर रहे थे। तो श्रीनिवास डॉक्टरल डिसर्शन वाज पब्लिश्ड एज रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्स ऑफ साउथ इंडिया, ये एक बुक थी जो उन्होंने पब्लिश की थी। तो दिस बुक वो एस्टैब्लिश श्रीनिवास इंटरनेशनल रेपुटेशन विद इट्स डिटेल्ड ethnographic application of the structural functional perspective dominant in British social anthropology। तो ये जैसे ये बुक पब्लिश हुई थी वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनकी एक अपनी एक अलग रेपुटेशन बन गई थी। अब एमएन श्रीनिवास ऑन विलेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एथनोग्राफी अकाउंट्स ऑफ फील्ड वर्क डन इन विलेज और डिस्कशन ऑफ सच अकाउंट्स। सबसे पहले उन्होंने एथनोग्राफी मानव विज्ञान के ऊपर अपना अध्ययन किया। ए सेकंड काइंड ऑफ राइटिंग इंक्लूडेड हिस्टोरिकली एंड कंसेप्चुअल डिस्कशन अबाउट द इंडियन विलेज एज ए यूनिट ऑफ सोशल एनालाइज। दूसरी ये भी एक तरह की दूसरी राइटिंग थी जिसमें कि उन्होंने
कॉन्सेप्चुअल बेसिस के ऊपर इंडियन विलेजेस के अंदर जो सोसाइटी थी उसको एनालाइज किया। इन द लेटर काइंड ऑफ राइटिंग, जो उसके बाद लिखी थी उन्होंने, श्रीनिवास वाज इन्वॉल्व इन ए डिबेट अबाउट द यूजफुलनेस। तो यहाँ पर उन्होंने जो गांवों के ऊपर जो कॉन्सेप्ट था, जिस बेस के ऊपर सोसाइटी आगे बढ़ रही थी, उसके ऊपर उन्होंने जोर दिया। तो आर्ग्यूइंग अगेंस्ट विलेज स्टडीज, some social anthropologists like Louis Domingue thought that social institutions like caste were more important than something like a village। तो यहाँ पर उन्होंने लुइस डॉमट जो थे उनके साथ में स्टडी करते हुए उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया था कि इंडिया के अंदर, इंडियन विलेजेस के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कास्ट सिस्टम, विच वॉज आफ्टर ओनली ए कलेक्शन ऑफ पीपल लिविंग इन ए पर्टिकुलर प्लेस। यानी एक जगह के ऊपर एक ही प्रकार के ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले जो लोग रहते हैं वो पर्टिकुलर एक कास्ट ग्रुप के हैं। तो विलेज में भी लिव और डाई एंड पीपल में मूव फ्रॉम वन विलेज टू अनदर, बट देयर सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक कास्ट रिलीजन फॉलो देम एंड गो विद देम वेयर एवर दे गो। तो यहां पर ये कहता है कि चाहे गांव रहे ना रहे, आदमी रहे ना रहे, मर जाए या एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, जैसे आपकी कास्ट है, रिलीजन है, वो आप कहीं पर भी चल जाइए, आपका कहीं पर भी पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ में लगे हुए। तो फॉर दिस रीजन डॉमन बिलीव दैट इट वुड बी मिसलीडिंग टू गिव मच इंपॉर्टेंस टू द विलेज एज ए कैटेगरी। तो यहाँ पर कह रहा है कि गांव को आप जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो एक गलत है, कैटेगरी को देना पड़ेगा। एज अगेंस्ट दिस व्यू, तो श्रीनिवास बिलीव दैट द विलेज वॉज ए रिलेवेंट सोशल एंटाइटी। जबकि अब यहाँ पर श्रीनिवास उनसे अलग कहते हैं, वो कहते हैं कि जो विलेज है वो एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। Historically, evidence showed that village had served as a unified identity and that village unity was quite significant in rural social life। यानी जो विलेज है, हिस्टोरिकली एविडेंस बताते हैं कि जो विलेज है वो एक आइडेंटिटी के रूप में है, ये हमारे गांव का है, जस्ट लाइक। और ये कहते हैं कि दैट विलेज यूनिटी वाज क्वाइट सिग्निफिकेंट, यानी रूरल सोसाइटी के अंदर जो गांव की जो यूनिटी है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। So thank you students।